Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Dr. Burhan Zamir and this is our 11th lecture of classical mechanics. Today we discuss the conservation theorems. We already discussed these theorems in the initial lectures of the classical mechanics, but we revisit these theorems by using the Hamiltonian mechanics we studied so far. In the first theorem, which is the conservation of linear momentum, first we define the homogeneity of space. The Lagrange of a closed system should not change due to any arbitrary small uniform translation for a particle or the system of particles. This is known as homogeneity of space. यानी हमारा Lagrange फंक्शन जो है वो स्मॉल ट्रांसलेशन, जो बहुत स्मॉल ट्रांसलेशंस होंगी, अगर वो यूनिफॉर्म ट्रांसलेशंस हों, यूनिफॉर्म का मतलब है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे या एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, ऐसी स्मॉल यूनिफॉर्म ट्रांसलेशंस में हमारा Lagrange फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता. इसको हम कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस. होमोजेनिटी ऑफ स्पेस को हम यूज़ करेंगे और एज ए कंसीक्वेंस हम ये प्रूव करेंगे कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो कंजर्व रहता है अगर होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एग्जिस्ट करती हो. सो टू प्रूव दिस थ्योरम लेट अस कंसिडर अ Lagrangian और द Lagrange फंक्शन विच इज़ गिवन बाय अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी. आपको याद होगा इससे पहले हम QI और QI डॉट में इसको कंसिडर करते रहे हैं, लेकिन यहाँ चूँकि हम कार्टेशियन सिस्टम में डील करेंगे इसलिए हमने पोजीशन को xi और वेलोसिटी को vi ले लिया है. द इनफाइनाइटेसिमल ट्रांसलेशन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट इज़, चूँकि हमने बात की होमोजेनिटी ऑफ स्पेस की, तो हमें ट्रांसलेशन जो है वो एक स्मॉल ट्रांसलेशन लेनी होगी. तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि xi चेंजेस टू xi प्लस डेल्टा xi. यहाँ डेल्टा xi एक स्मॉल ट्रांसलेशन है और ये स्मॉल ट्रांसलेशन जो डेल्टा xi है इसको हम कांस्टेंट भी समझ सकते हैं, इस वजह से हमने इसको xi प्लस ai लिख दिया. ai इज़ अ कांस्टेंट ट्रांसलेशन. तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, यानी एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ अ कांस्टेंट, तो आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी vi गोज़ टू vi, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है. द चेंज इन द Lagrangian इज़ देन, हम Lagrangian में जो वेरिएशन लेंगे उसको फिर हम लिखेंगे पार्शियल एल ओवर पार्शियल xi इंटू डेल्टा xi. क्योंकि हमारा सिर्फ Lagrangian में ये जो xi का जो वेरिएबल है इस पर Lagrangian डिपेंड कर रहा है. vi चूँकि हमारी चेंज नहीं हुई तो उसमें वेरिएशन ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए जो सेकंड हम वेरिएशन लेना चाहते होंगे इसमें वो हमने नहीं ली, क्योंकि उसमें डेल्टा vi आएगा जो कि ज़ीरो हो जाएगा. तो फर्दर हम इसको डेल्टा xi को, जैसा कि हमने कंसिडर किया हुआ है, डेल्टा xi को हम ai लिख लेते हैं. तो ये हमारा वेरिएशन आ गया Lagrange फंक्शन में. अब हम अपनी होमोजेनिटी की कंडीशन यूज़ करते हैं. हमने ये कहा था कि अगर ट्रांसलेशन बहुत स्मॉल हो तो वेरिएशन इन द Lagrange फंक्शन इज़ ज़ीरो. तो हम इसको यूज़ करेंगे. इट एम्प्लॉइज़ जो लास्ट स्लाइड पे लास्ट इक्वेशन लिखी थी उस वो हम रिड्यूस हो जाएगी इसमें, क्योंकि वो डेल्टा L के लिए हमने लिखी हुई थी, तो इट विल बिकम लाइक दिस. तो अब हमें मालूम है कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन, वो इस तरह से लिखी जाती है. तो इसमें ये जो डेल्टा L ओवर पार्शियल L ओवर पार्शियल xi है, यानी ये टर्म जो है, दिस टर्म इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो हमारे पास ये रह जाएगी सेकंड टर्म विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो. यानी ये आपको पता है पार्शियल L ओवर पार्शियल vi, यानी Lagrange फंक्शन का वेलोसिटी डेरिवेटिव जो होता है वो मोमेंटम के इक्वल होता है. तो ये हमारे पास आ गया. तो चूँकि dpi ओवर dt का जो समेशन है वो हमें टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देगा. तो ये जो टोटल मोमेंटम है दिस इज़ इक्वल टू कांस्टेंट. तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी क्लोज सिस्टम इज़ कंजर्व ड्यू टू द होमोजेनिटी ऑफ स्पेस. Now we discuss the conservation of energy. Before going into the proof of this theorem, we first define the homogeneity in time. The Lagrangian of a closed system should not change under translation in time.
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ अ रिज़ल्ट फ्रॉम द होमोजेनिटी इन टाइम दैट इज़ डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो होमोजेनिटी ऑफ टाइम ये है कि अगर आपके पास एक स्मॉल ट्रांसलेशन है टाइम में, यानी कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल है, तो उसमें आपका लाग्रांज फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें वेरिएशन, टाइम वेरिएशन जो है वो ज़ीरो होगी। तो अगर हम ये कंसिडर कर लें कि लाग्रांज फंक्शन जो है वो स्मॉल टाइम इंटरवल्स में चेंज नहीं होता, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट लेंगे लाग्रांज फंक्शन के टाइम डेरिवेटिव से। जैसा कि आपको मालूम है कि लाग्रांज फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ द पोजीशन क्यू आई एंड द वेलोसिटी क्यू आई डॉट। तो जो टाइम टोटल टाइम डेरिवेटिव होगा इट विल बी जस्ट लाइक द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू आई आएगा और फिर पार्शल क्यू आई ओवर पार्शल टी होगा, जिसे हमने क्यू डॉट लिख लिया है, प्लस पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू आई डॉट होगा और फिर पार्शल क्यू आई डॉट ओवर पार्शल टी होगा, जिसे हमने क्यू आई डबल डॉट लिख लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें हमने ये जो टर्म है पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू आई, इस टर्म को रिप्लेस कर दिया डी ओवर डी टी ऑफ पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू आई डॉट से। उसकी रीज़न क्या है कि हमने लाग्रांज इक्वेशन को यूज़ कर लिया। लाग्रांज इक्वेशन में आपको पता है दो टर्म्स होती हैं माइनस साइन के साथ, तो एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। तो एक टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं, चूँकि दूसरी साइड पे ज़ीरो होता है, तो फिर हमें ये मिल जाएगी। तो ये हमने रिप्लेस कर दी। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में आप देखें हमने इसको टोटल, ये दो टर्म्स को टोटल टाइम डेरिवेटिव लिख लिया क्यू आई डॉट पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू आई डॉट का। यानी अगर आप इस डेरिवेटिव को ओपन करें बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो फिर आपके पास यही दो टर्म्स आ जाती हैं। तो ये हमने लिख लिया है। अब इसमें हम अपनी तरफ से लाग्रांज फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब ये टाइम डेरिवेटिव इस लाग्रांज फंक्शन पे अप्लाई होगा तो ये वैसे भी ज़ीरो देगा, क्योंकि हमने ये होमोजेनिटी इन टाइम कंसिडर की हुई है डी एल ओवर डी टी। तो होमोजेनिटी ऑफ टाइम को यहाँ हमने ज़ीरो को यानी रिप्लेस किया है डी एल ओवर डी टी से। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि आपको मालूम है कि क्यू आई डॉट इंटू, ये आपको पता है ये फंक्शन जो हमारा है ये पी आई बन जाएगा, यानी मोमेंटम, क्योंकि लाग्रांज फंक्शन का वेलोसिटी डेरिवेटिव मोमेंटम होता है। तो आपको पता है क्यू आई डॉट इंटू पी आई माइनस एल क्या चीज़ है, हमने ये डिफ़ाइन किया हुआ है। आपको याद होगा लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस को जब हमने अप्लाई किया था और हैमिल्टन इक्वेशंस बनाई थी, तो हमें ये डेफिनेशन मिल गई थी वहाँ से कि क्यू आई डॉट इंटू पी आई माइनस एल इज़ इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। हैमिल्टोनियन गिव्स अस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये भी आपको पता है, क्योंकि एच जो है वो टी प्लस वी हमें देता है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखें कि ये हमने सब्ट्रैक्शन जो है इसको रिप्लेस कर दिया है टोटल एनर्जीज ई से। तो हमारे पास टाइम डेरिवेटिव ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गई। तो अगर ये टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल है तो ऑब्वियसली एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, और इस तरह से हम जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो प्रूव कर सकते हैं, विच इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ homogeneity in time. Now we discuss the conservation of angular momentum. जिस तरह से हमने फर्स्ट थ्योरम में होमोजेनिटी ऑफ स्पेस को लिया था और सेकंड थ्योरम में होमोजेनिटी ऑफ टाइम को लिया था, इसी तरह से अब हम यहाँ आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस को लेंगे और उसके कंसीक्वेंस के तौर पर हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। आप ये बात याद रखिए कि हमने पहले जब ये थ्योरम प्रूव किए थे तो लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन में हमने कहा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन यहाँ हमने कहा कि अगर आपकी स्पेस होमोजीनियस होगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बेसिकली होमोजेनिटी ऑफ स्पेस तभी होगी जब एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई ना हो, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं होंगी तभी स्मॉल ट्रांसलेशंस के अंडर जो है वो लाग्रांज फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो अगर फोर्सेस अप्लाई होंगी, एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद होंगी, तो फिर स्मॉल ट्रांसलेशंस के अंडर लाग्रांज फंक्शन चेंज हो सकता है। तो बेसिकली फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस का ज़ीरो हो जाना और
होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का एग्जिस्ट करना, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। इसी तरह से सेकंड थ्योरम में हमने होमोजेनिटी ऑफ टाइम को कंसिडर किया, यानी हमने वहाँ कहा कि अगर स्मॉल टाइम इंटरवल्स लिए जाएं तो स्मॉल टाइम इंटरवल के अंडर लाग्रांज फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली ये भी जैसे हमने पहले कहा प्रूव करते हुए कि टाइम के साथ एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो इसी तरह से ये होमोजेनिटी ऑफ टाइम का कंसेप्ट था। अब यहाँ हम आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस का कंसेप्ट लेने लगे हैं। ये क्या है कि द लाग्रांजियन ऑफ अ क्लोज सिस्टम शुड नॉट चेंज ड्यू टू एनी स्मॉल रोटेशन। तो आपने देखा कि यहाँ रोटेशन के अंडर जो है वो लाग्रांज फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो बेसिकली आपको मालूम है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होंगे तो ही आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसलिए हम दोनों तरह से कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क्स ज़ीरो हों तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, या हम कह सकते हैं कि अगर आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस एग्जिस्ट करती हो तब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक स्मॉल रोटेशन ले रहे हैं। आप ये देखिए पोजीशन वेक्टर्स हैं आर, और जब ये हमारी इनिशियल पोजीशन है किसी भी सिस्टम की, और फिर हम यहाँ आ गए, ये एक रोटेटेड पोजीशन है, यानी स्मॉल रोटेशन के बाद यहाँ ये पोजीशन आ गई। तो ये इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर आर है हमारे पास, और फाइनल पोजीशन ये जो है इसका आर प्लस डेल्टा आर है। तो हमने ये जो रोटेशन हुई है ये डेल्टा थीटा हुई है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, और यहाँ जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डेल्टा आर है। ये रोटेशन हमने कंसिडर की है एक सर्टन एक्सिस के अलोंग, ये हमारा वो एक्सिस है जिसके अबाउट हमने रोटेशन को कंसिडर किया है। So in the previous diagram we consider that if a system is rotated about a certain axis by an infinitesimal angle delta theta, the radius vector r to a given point changes to r plus delta r। ये हमने कंसिडर किया है डायग्राम में, और डायग्राम से हम कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखी कि आर्क में आपको पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास वहाँ आर्क लेंथ डेल्टा आर से रिप्रेजेंट की गई है। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा क्रॉस आर। तो जैसे एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है हमारे पास आर्क के लिए, लेकिन वेक्टर फॉर्म में वो एस इज इक्वल टू आर थीटा नहीं होता, बल्कि एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये इस एक्सप्रेशन को, ये तो हमने पोजीशन चेंज के लिए लिखा है, डेल्टा आर इज़ द पोजीशन चेंज। तो अगर हम इसको वेलोसिटी के लिए लिखना चाहें तो हम दोनों साइड पर टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डेल्टा थीटा तो कांस्टेंट है, तो टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा डेल्टा आर डॉट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा क्रॉस आर डॉट। तो ये हमने वेलोसिटी के लिए लिख लिया। ये इसलिए लिखा है कि ये नेक्स्ट मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे हम। और इसी तरह से हम वेरिएशन इन लाग्रांज फंक्शन लिखेंगे। अब वो आपको मालूम है कि लाग्रांज फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दैट इज़ पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो चूँकि हम कार्टेशियन सिस्टम में डील कर रहे हैं तो पोजीशन एक्स आई है, तो हमारा जो वेरिएशन है वो लिखा जाएगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स आई प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट इंटू डेल्टा एक्स आई डॉट। और ये वेरिएशन ज़ीरो के इक्वल लेंगे हम। उसकी रीज़न आपको पता ही है, हमने कहा कि आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस अगर एग्जिस्ट कर रही हो तो लाग्रांज में स्मॉल रोटेशन के अंडर कोई चेंज नहीं होती। तो चूँकि हमने रोटेशन स्मॉल ही ली है, डेल्टा थीटा इज़ अ स्मॉल रोटेशन, तो इस वजह से लाग्रांज फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, और उसमें जो वेरिएशन है उसको हमने ज़ीरो के इक्वल लिया इक्वेशन 3 में। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द मोमेंटम वेक्टर आर गिवन बाय, ये हमारे मोमेंटम वेक्टर है। आपको पता है कि लाग्रांज फंक्शन का वेलोसिटी टाइम डेरिवेटिव मोमेंटम वेक्टर होता है। तो ये पी आई की ये वैल्यू पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में अभी। तो प्रीवियस जो हमने लिखा था पी आई इज इक्वल टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट, तो अगर पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट का दोनों साइड पर टाइम डेरिवेटिव ले लिया जाए तो लेफ़्ट साइड पे पी आई डॉट बन जाएगा, और राइट साइड पे जो टाइम डेरिवेटिव होगा वो लाग्रांज इक्वेशन से उसकी दूसरी टर्म के इक्वल आ जाएगा लाग्रांज इक्वेशन की, यानी ये हमारे पास बन गया। तो अब हमारे पास पी आई और पी आई डॉट आ गए, यानी पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट जो है वो प्रीवियस स्लाइड से हमारे पास पी आई के इक्वल है। इसी तरह पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स आई जो है हमारे पास पी आई डॉट के इक्वल है। ये दोनों चीज़ें हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन 3 कुछ यूँ बन जाएगी
पी आई डॉट इंटू डेल्टा एक्स आई प्लस पी आई इंटू डेल्टा एक्स आई डॉट इज़ इक्वल टू 0। अब ये समेशन को हम अप्लाई करके इसको टोटल लीनियर मोमेंटम पी डॉट लिख लेते हैं। इसी तरह से ये पी आई को समेशन करके हम इसको टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पी लिख लेते हैं। सो दिस सम इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 और 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसा कि हमने डेल्टा आर को प्रीवियस स्लाइड्स में डेल्टा थीटा क्रॉस आर लिखा था, इसी तरह डेल्टा आर डॉट को वेलोसिटी में चेंज को हमने डेल्टा थीटा क्रॉस आर डॉट लिखा था। तो ये सम अब हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इस पे वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आपको पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि 3 वेक्टर्स की जो ऐसी प्रोडक्ट जिसमें एक डॉट और एक क्रॉस मौजूद हो, जिसका रिज़ल्ट एक स्केलर होता है, उसमें डॉट और क्रॉस को साइक्लिक ऑर्डर में तीनों वेक्टर्स को चेंज किया जा सकता है। डॉट और क्रॉस को अपनी जगह पर ही रहने दीजिए, लेकिन पी, डेल्टा थीटा और आर को अगर साइक्लिक ऑर्डर में मैं इनको लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी विच यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर बेसिक मैकेनिक्स और वेक्टर एनालिसिस। तो यहाँ हमारा जो डेल्टा थीटा आ जाएगा और आर क्रॉस पी डॉट आ जाएगा। आप इसको साइकिल में रोटेट करें तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह लिखा है। इसी तरह से यहाँ भी डेल्टा थीटा डॉट आर डॉट क्रॉस पी आ जाएगा। तो ये सम हमने ये ऊपर वाला सम हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, ताकि हम ये डेल्टा थीटा डॉट कॉमन ले सकें और अंदर टोटल डेरिवेटिव बना सकें। तो डेल्टा थीटा डॉट को हमने लेफ़्ट साइड पे कॉमन ले लिया है। अब इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास ये टर्म्स रह गई हैं, आर क्रॉस पी डॉट प्लस आर डॉट क्रॉस पी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर ये पी डॉट का मतलब टाइम डेरिवेटिव है, इसी तरह आर डॉट का मतलब टाइम डेरिवेटिव है, तो आर एज इट इज़ है पी का टाइम डेरिवेटिव प्लस आर का टाइम डेरिवेटिव और पी एज इट इज़। तो ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन से अगर हम रिवर्स ले जाएं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, डी ओवर डी टी ऑफ आर क्रॉस पी इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ ये प्रोडक्ट है डेल्टा थीटा की और इस डेरिवेटिव की। तो आइदर डेल्टा थीटा इज़ 0 और दिस डेरिवेटिव इज़ 0 बिकॉज डेल्टा थीटा इज़ एन आर्बिट्रेरी रोटेशन। तो ये इस रोटेशन को हमने 0 तो नहीं लिया है, ये कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू मौजूद है जो हमने रोटेट करवाया अपने सिस्टम को। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो दिस डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट आर क्रॉस पी इज़ कांस्टेंट। और यू नो दैट कि आर क्रॉस पी जो है वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होता है। Therefore, we have proved that if your space is isotropic, then your angular momentum of the system remains constant. So today's lecture was about some consequences of Hamiltonian mechanics. In the next lecture, we study the Lagrange theory of constraints, which is again a consequence of the principle of variations and the Hamiltonian mechanics. Thank you very much.